जब एक माँ अपनी पुरानी साड़ी से बेटे का बस्ते का कवर बना देती है, तब वो सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो एक सपना होता है जो हर सिलाई में कहता है, बेट तू हारे मत। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल ट्रू विद आनंद को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे और हमारा जुनून बढ़ता रहे। बारिश की धीमी आवाज रात की खामोशी में जैसे कोई दर्द गा रही थी। मिट्टी से बनी उस छोटी सी झोपड़ी की छत से टपकती बूंदें दीवार से फिसलती हुई जमीन पर गिर रही थी और हर टपकती बूंद जैसे किसी भूखे सपने की आह थी। कोने में बैठी थी सरला देवी, एक पुरानी साड़ी गोद में लिए, और सामने बैठा था उसका बेटा राजन, जिसकी उम्र होगी यही कोई 15 साल। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में वो तेज जो शायद भगवान भी सबको नहीं देता। उसकी किताबें पुराने अखबारों में लिपटी हुई थीं, पेंसिल आधी टूटी हुई, रबड़ घिसा हुआ और स्कूल बैग माँ की साड़ी से सिला हुआ एक कपड़े का झोला जिसकी हर टांका जैसे किसी उम्मीद की डोर से बंधा था। माँ, राजन बोला, आवाज में थरथराहट थी। मास्टर जी ने कहा है कि कल तक फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। माँ ने उसकी तरफ देखा, आंखें थोड़ी भीगी थीं, लेकिन चेहरा वैसा ही मजबूत, शांत। तेरा नाम ये दुनिया भी नहीं काट सकती बेटा, तू तो मेरे ख्वाबों में लिखा है। राजन चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ माँ को देखता रहा जो अब वही साड़ी की सलवटें ठीक कर रही थी जिसे वो कभी अपनी शादी में पहना करती थी। अब वही साड़ी टुकड़ों में कट चुकी थी। एक हिस्सा तकिया बना था, एक हिस्सा पर्दा, और अब शायद बाकी हिस्सा किताबों का कवर बनेगा। कभी कभी इंसान की गरीबी उसकी आंखों में नहीं, उसकी चीजों की हालत में दिखती है। लेकिन सरला के घर में चीजें भले टूटी हों, हौसले एकदम साबुत थे। राजन पढ़ाई में तेज था, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता। मास्टर साहब अक्सर कहते, अगर ये लड़का शहर के किसी बड़े स्कूल में होता ना तो आज ये गूगल में नौकरी कर रहा होता। लेकिन गूगल तक पहुंचने के लिए पहले गांव से बस पकड़नी थी और जेब में किराया भी नहीं था। रात के खाने में उस दिन सिर्फ एक रोटी थी जिसे माँ ने 2 टुकड़ों में बांटा। एक खुद लिया, एक बेटे को दिया। माँ, तू खा ले। नहीं बेटा, तू खा, तू पढ़ाई करेगा और फिर एक दिन हमें ये रोटी गिनकर नहीं खानी पड़ेगी। राजन रोटी नहीं खा पाया, गले से उतरी ही नहीं। उसने देखा माँ की कमर पर अब भी वही पुरानी साड़ी बंधी थी जिसमें अब कई जगह से धागे निकल आए थे। लेकिन उसी साड़ी में एक गर्मी थी जो सर्द रात में कंबल से ज्यादा सुकून दे रही थी। सुबह 4 बजे राजन उठ गया। स्कूल 7 बजे लगता था, लेकिन उससे पहले उसे गायों का गोबर उठाकर चूल्हा जलाना होता था, पानी लाना होता था और खेत में थोड़ा बहुत हाथ बंटाना होता था। लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं होती, क्योंकि उसे पता था माँ मेरी मेहनत पर भरोसा करती है और मुझे माँ की उम्मीद पर पूरा उतरना है। एक दिन स्कूल में साइंस एग्जाम था। राजन बिना फीस दिए बैठ गया, सोचकर कि शायद मास्टर जी कुछ न कहें। लेकिन परीक्षा के बीच में उसे उठाकर बाहर कर दिया गया। फीस नहीं दी तो परीक्षा नहीं दे सकते। राजन चुपचाप उठा, उसने कुछ नहीं कहा। वो क्लास से बाहर आ गया, लेकिन जब बाहर बेंच पर बैठा तो उसका सिर झुका नहीं था, उसकी आंखें अब और ज्यादा तेज थीं। उसी शाम घर आकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने पुराने रजिस्टर में कुछ लिखता रहा। माँ ने पास आकर पूछा, क्या कर रहा है बेटा? राजन बोला, माँ, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ बार बार, ताकि जब एक दिन मेरी किताब छपे तो नाम की स्पेलिंग गलत ना हो। शहर की सड़कों की चकाचौंध, ट्रैफिक का शोर और आसमान को छूती इमारतें, ये सब कुछ नया था राजन के लिए। वो पहली बार अपने गांव से निकलकर पटना आया था, बस एक झोला लेकर जिसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी डायरी और माँ की साड़ी का एक कोना रखा था जिसे उसने अपने बटुए में मोड़ कर रखा था जैसे वो कोई ताबीज हो। वो साड़ी अब कपड़ा नहीं थी, माँ का आशीर्वाद बन चुकी थी। राजन ने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया था, BSc मैथ्स, लेकिन उसके लिए असली चुनौती कॉलेज नहीं थी, बल्कि शहर में जिंदा रहना था। कोई रहने की जगह नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी। पहले कुछ दिन उसने स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोकर बिताए। एक दिन एक चाय वाले से पूछा, भैया, यहाँ कोई कमरा मिलेगा क्या? वो चाय वाला हंसा, बेटा, शहर में कमरा नहीं मिलता, किस्मत मिलती है। लेकिन राजन रुका नहीं, उसे आदत थी नाखून से दीवार पर रास्ता खोदने की। 2 दिन बाद उसे एक झुग्गी मिल गई, पतली गली के आखिरी छोर पर, जहां नाली की बदबू और ट्रेनों की आवाज हमेशा साथ रहती थी। लेकिन वहां एक कोना था जहां बैठकर वो अपनी किताबें खोल सकता था, बस वही काफी था। उसने कॉलेज के बाद काम ढूंढना शुरू किया, कहीं पेपर बांटता, कहीं चाय के गिलास धोता,
कहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। दिन की थकावट और रात की भूख मिलकर उसे तोड़ना चाहते थे, लेकिन माँ की वो साड़ी उसके बटुए में हर रात कहती थी, थोड़ा और रुक जा बेटा, मंजिल पास है। एक दिन कॉलेज में एक नोटिस लगा, इंटर कॉलेज मैथ्स ओलंपियाड, पहला इनाम की 50 और एक लैपटॉप। राजन ने वही शाम तय कर ली, अब की बार कुछ बदलना है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले 15 दिन वो सिर्फ पढ़ता रहा। नींद छूट गई, दोस्त छूट गए, मोबाइल बंद कर दिया। उसकी दुनिया बस किताबों में सिमट गई। प्रतियोगिता के दिन जब वो स्टेज पर पहुंचा तो बाकी प्रतियोगियों को देखकर उसके पैर कांपने लगे। सबके पास स्मार्टफोन थे, ब्रांडेड कपड़े, स्लाइड प्रेजेंटेशन, और राजन के पास था माँ का टिफिन, पुरानी कमीज और एक नोटबुक जिसमें उसने अपना सारा प्रेजेंटेशन हाथ से लिखा। लोग हंसे। किसी ने कहा, ये कौन गांव से आया है, लगता है प्रोजेक्टर देखना भी नहीं आता। लेकिन जब राजन ने बोलना शुरू किया सब शांत हो गए। उसकी आवाज में कांपती हिम्मत थी, पर शब्दों में आग थी। उसने हर सवाल का जवाब दिया अपनी भाषा में, लेकिन दमदारी से। और जब उसका नाम विनर के रूप में बोला गया, पूरा हॉल खड़ा हो गया। राजन वहीं खड़ा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, और बटुए से माँ की साड़ी का वो टुकड़ा पकड़कर बस इतना कहा, माँ हम जीत गए। कुछ सपने जीत के बाद शांत नहीं होते, वो और ज्यादा बेकरार हो जाते हैं कुछ और बड़ा करने की चाह में। राजन की जिंदगी उस ओलंपियाड के बाद बदलने लगी थी। कॉलेज में सब उसे जानने लगे थे। पहली बार किसी ने उसे नाम से पुकारा था, राजन कुमार। अब वो कोई गांव का लड़का नहीं था, अब वो मैथ्स चैंपियन था। जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे कैंपस सिलेक्शन के लिए बुलाया। राजन को कॉल आया, आपको हमारी कंपनी में 10 लाख सालाना पैकेज पर जॉब ऑफर किया जाता है। फोन कान से लगाकर वो चुपचाप खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। उसने सबसे पहले वो टुकड़ा निकाला जो अब भी उसके बटुए में था, माँ की साड़ी का टुकड़ा। माँ, अब मैं वो सब ला सकता हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर उसी रात जब उसने अपनी डायरी खोली, उसमें माँ की लिखी एक पुरानी लाइन मिली, बेटा अगर तू बड़ा आदमी बन गया तो उन बच्चों को मत भूलना जिनके पास ना जूते हैं ना किताबें, सिर्फ सपने हैं। उसने डायरी बंद की और सोच लिया, मैं नौकरी नहीं लूंगा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो माँ जैसे लाखों माँ बेटों की तकदीर बदल सके। राजन ने जॉब ठुकरा दी। सबने कहा, पागल है क्या, पागल है क्या, इतना बड़ा ऑफर और मना कर रहा है। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं एक कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं वो बनना चाहता हूं जो किसी को ये कहने की जरूरत न पड़े कि माफ करना बेटा, फीस नहीं है। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। राजन ने एक सोशल स्टार्टअप शुरू किया, नाम रखा सपना, जहां गांवों के बच्चों को ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग, किताबें और स्कॉलरशिप मिल सके। शुरू में कोई भरोसा नहीं करता था, न फंडिंग थी न सपोर्ट। वो सुबह बच्चों को पढ़ाता, दोपहर में चैरिटी मेल लिखता और रात में स्टेशन पर चाय बेचता ताकि सर्वर की फीस भर सके। लेकिन फिर एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक बच्चा कह रहा था, मेरे पास किताब नहीं थी लेकिन सपना ऐप ने मुझे पढ़ाया और अब मैं 10वीं पास कर गया। वही वीडियो एक बड़े एनजीओ तक पहुंचा। कॉल आया, राजन जी हम आपके स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहेंगे। वो दिन था जब सब बदल गया। अब राजन का स्टार्टअप 8 राज्यों में चल रहा था। 500 से ज्यादा गांवों के बच्चे उससे पढ़ रहे थे। और माँ, अब सरला देवी एक इंटरव्यू में बैठी थी, टीवी कैमरे के सामने, नए कपड़े पहनकर, आंखों में वही चमक। रिपोर्टर ने पूछा, आपका बेटा अब इतना बड़ा हो गया है, क्या सपना पूरा हो गया? सरला हंसी और कहा, मेरा सपना तो वो था जो इसने पूरा किया, अब तो ये और बच्चों का सपना पूरा कर रहा है। वो साड़ी का टुकड़ा अब भी राजन के ऑफिस की दीवार पर फ्रेम में टंगा था। नीचे एक पंक्ति खुद उसने लिखी थी, मेरी माँ की साड़ी ने मुझे वो ओढ़ाया जो दुनिया का सबसे कीमती वस्त्र है। आत्मसम्मान। कभी कभी जीवन का सबसे ऊंचा मंच वो नहीं होता जहां ताली बजती है, बल्कि वो होता है जहां एक माँ की आंखें नम होकर मुस्कुरा उठती हैं और कहती हैं, मेरा बेटा अब मेरा नहीं सबका हो गया है। राजन को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, यंग सोशल इनोवेटर्स समिट सिंगापुर। वहां उसे ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड मिलना था उस काम के लिए जो उसने भारत के सुदूर गांवों में किया था। उसे मंच पर बोलना था, पूरी दुनिया उसे सुन रही थी। लेकिन जैसे ही मंच पर पहुंचा, उसने जो पहला शब्द बोला वो अंग्रेजी में नहीं था, माँ। पूरे हॉल में सन्नाटा था। राजन ने हाथ में माँ की वही साड़ी का टुकड़ा निकाला, अब भी वैसा ही, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, थोड़ा फीका, लेकिन उसके लिए वो उस चमकदार ट्रॉफी से भी कीमती था। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ इस साड़ी की वजह से, क्योंकि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है,
ये मेरी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना है। जब सबने मुझसे मुंह मोड़ा तब मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, सिखाया और मेरी हार को अपनी साड़ी से पूछा। अगर मैं कुछ बना हूं तो उसकी वजह ये साड़ी है और उसकी ममता है। सम्मेलन के बाद जब राजन भारत लौटा तो सबसे पहले पटना के एक स्कूल में गया जहां उसे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन उसने एक शर्त रखी, सम्मान मुझे नहीं, मेरी माँ को देना होगा। स्कूल के मंच पर पहली बार सरला देवी खड़ी थी, कांपते हुए कदम पर गर्व से भरा चेहरा। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सब मंच पर थे। राजन ने खुद झुककर माँ के पांव छुए और माइक थाम कर बोला, आज जो भी हूँ माँ की वजह से हूँ। उन्होंने कभी नई साड़ी नहीं मांगी क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन उनका बेटा उन्हें ऐसा सम्मान दिलाएगा जिसे पहनकर पूरी दुनिया देखे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माँ की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और उनकी हथेली बेटे के सिर पर थी। वही हाथ जो कभी बुखार में सिर सहलाते थे अब पूरे देश के माथे को गौरव से सहला रहे थे। और फिर कुछ ही महीने बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। राजन उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पताल में ले गया, पर डॉक्टरों ने कहा अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। राजन हर रोज माँ के पास बैठता, हाथ थामे रहता। एक दिन माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मेरी एक बात मानेगा? बोलो माँ। जब मैं ना रहूं तो उस साड़ी के टुकड़े को फेंकना मत, उसे हमेशा अपने पास रखना और हर उस बच्चे को पढ़ाना जो कभी किताबें नहीं खरीद सका। ठीक वैसे ही जैसे तूने खुद को पढ़ाया था। राजन रो पड़ा। उस दिन सिर्फ उसकी माँ नहीं गई, उसका एक हिस्सा भी चला गया। कुछ साल बाद राजन ने सरला फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई जो गांवों में मुफ्त शिक्षा, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति और विधवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग देती थी। अब उसके हर प्रोजेक्ट की शुरुआत उसी साड़ी के एक स्केच से होती जो हर जगह दीवार पर टंगी होती। नीचे एक लाइन लिखी होती, कभी एक माँ की साड़ी ने बेटे को कवर दिया था। अब वही बेटा हजारों बच्चों की किताबें कवर कर रहा है। और अब सवाल, क्या आपने कभी किसी माँ के त्याग को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जहां उसकी आंखें कह सकें मेरा सपना पूरा हो गया? क्या आज के दौर में हम अपने सपनों की कीमत माँ के आंसुओं से ज्यादा समझते हैं या बस उन्हें पीछे छोड़कर दौड़ जाते हैं? आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में छोटी है लेकिन उसमें आपकी पूरी कहानी छिपी है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ट्रू विद आनंद को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।